Hello students, welcome to our online portal. This is our sixth lecture of the chapter Classification of Elements and its Periodic Properties. The today's topic we are going to discuss is atomic radius. Radius तो आप सब लोगों ने पढ़ रखा है. Now we are discussing atomic radius. हम एटम की रेडियस की बात कर रहे हैं. क्या कह रहा है देखिए, the atomic radius is defined as the distance from the center of the nucleus to the atom to the outermost shell of electron. Like ये मान लीजिए आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां तक जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी एटॉमिक रेडियस. बट it is not possible to find the exact radius of an atom because of the following reason. हम एटम के अंदर जो रेडियस की वैल्यू है उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते. उसके हमारे पास अलग अलग रीजन है. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ रखा है. The exact position of the outermost electron is not determined accurately. आपने पढ़ा था वहां पे कि position and momentum cannot be determined accurately simultaneously. हम दोनों चीजें एक साथ एक्यूरेट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते. इसीलिए कह रहा है कि जो रेडियस की वैल्यू होती है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, वो भी अप्रोक्सीमेशन में हम कैलकुलेट करते हैं. Second point is, it is not possible to isolate or to separate an individual atom for its size determination. कहता है एटम को अलग करना बहुत मुश्किल है. किसी एक सिंगल एटम को उसके एलिमेंट में से अलग करना बहुत मुश्किल है, वो भी उसके साइज को डिटरमिन करने के लिए, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है. Third is, position of electron in an atom is also affected by the presence of other atoms in its neighborhood. कहता किसी एटम के अराउंड जो एटम प्रेजेंट है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इफेक्ट होती है. इसलिए आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, जिससे एग्जैक्ट रेडियस भी कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ एन एटम is calculated by determining the distance between atom in the molecules. कहता हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं बट एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते. अब अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें हमारे पास अलग अलग रेडियस होते हैं. इसमें हमारे पास लाइक फर्स्ट इज कोवलेंट रेडियस. कोवलेंट रेडियस किसे बोला जाता है देखिए, इट इज डिफाइंड एज one half of the distance between center of nuclei of two similar atoms. दो आपके पास सिमिलर एटम्स है, कहता उन दोनों सिमिलर एटम्स के न्यूक्लियाई का जो सेंटर है उनका जो डिस्टेंस होगा उसे आप अगर हाफ कर देते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कोवलेंट रेडियस की. इसका मतलब ये हुआ, देखो कोवलेंट का मतलब होता है ओवरलैपिंग से. ये आपके पास एक एटम है, ये आपके पास दूसरा एटम है. पहला पॉइंट तो यही है कि जिन एटम के लिए आप कोवलेंट रेडियस निकाल रहे हो वो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है, ओवरलैप करने के बाद दोनों का जो न्यूक्लियस है उसका डिस्टेंस लीजिए और उस डिस्टेंस का क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए. उस डिस्टेंस का क्या कर दिया हमने यहाँ पे, हाफ कर दिया. ये जो वैल्यू आएगी हाफ करने के बाद इट विल बी दी कोवलेंट रेडियस, और ये दोनों जगह वैल्यू आपकी सेम है. क्लियर? इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन, एग्जांपल हाइड्रोजन की ले रहे हैं, कहता अगर इनके न्यूक्लियस के सेंटर का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 74 पिकोमीटर्स, तो इसका कोवलेंट रेडियस क्या होगा, उसका हाफ कर दीजिए, देन इट विल बी 37 पिकोमीटर्स. क्लियर? Covalent radius is always less than the atomic radius
बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटम्स। ये तो क्लियर ही है, आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो। देखिए अगर इसका एक्चुअल रेडियस में फाइंड करता तो ये एक्चुअल रेडियस आता आपके पास, ठीक है, जबकि कोवलेंट रेडियस जो आप इसका फाइंड कर रहे हो वो यहीं तक आपका आएगा, क्योंकि आपने इसके अंदर ओवरलैपिंग लेनी। ओवरलैपिंग होने की वजह से जो कोवलेंट रेडियस की वैल्यू है इट इज ऑलवेज लेस देन द एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस से हमेशा कम होगा। क्लियर? दैट इज सम पोर्शन इज कॉमन बिटवीन टू एटम्स, so covalent radius is always less than atomic radius. I hope ये डायग्राम आपको ये चीज क्लियर कर रही हो। So next is van der Waals radius. van der Waals radius किसे बोला जाता है? देखिए, it is the half of the distance between the center of nuclei of two nearest non-bonded atoms of adjacent molecules. Nearest non-bonded atoms of adjacent molecules. ध्यान से समझना, आपके पास दो मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल इज दिस वन एंड सेकंड मॉलिक्यूल इज दिस वन। क्लियर? कह रहा है एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल साथ साथ पड़े। अब कह रहा है नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, नॉन जो आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे, नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल। अब देखो नॉन बॉन्डेड एटम कौन सा है, ये मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, दिस इज नॉन बॉन्डेड एटम। ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे और एक दूसरे के नजदीक भी है, टू नियरेस्ट भी लेना आपने, ठीक है, टू नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। इतना क्लियर? कह रहा है इनका जो न्यूक्लियाई का डिस्टेंस होगा, इनका जो न्यूक्लियाई का डिस्टेंस होगा उसका आपने क्या करना है, हाफ कर देना। पहले इनके न्यूक्लियाई का डिस्टेंस देखो कितना है, ये न्यूक्लियस यहां पे आपके पास आ रहा है और ये न्यूक्लियस इस तरफ आ रहा है, तो इनका डिस्टेंस ले लिया आपने, ये आपने डिस्टेंस ले लिया टू नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। इसका अगर आप हाफ कर देते हो तो वो हाफ आपके पास क्या आ जाएगा, van der Waals रेडियस। क्लियर? अब ये देखिए कोवलेंट रेडियस जो था वो एटम के रेडियस से छोटा था, जबकि van der Waals रेडियस क्या होगा, उससे बड़ा होगा, क्योंकि बीच में ये वाली स्पेस भी आ गई, इसमें ये जगह भी इंक्लूड होगी। तो कह रहा है कोवलेंट बॉडी रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज शॉर्टर देन van der Waals रेडियस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट वी हैव द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियड। ये वेरिएशन करने से पहले इसमें मैं आपको एक बार ऑर्डर बता देता हूं। हमने तीन तरह के यहां रेडियस पढ़े। वन इज van der Waals रेडियस, सेकंड इज कोवलेंट रेडियस एंड थर्ड इज एटॉमिक रेडियस। तो इसको मैं लिख सकता हूं that van der Waals radius is the largest of all and covalent radius is the smallest of all. आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते, ठीक है। Now the variation of atomic radius in a period बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन समझना, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं। अभी हम इसके बाद क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, so please listen it carefully. Yes students, as we move from left to right, बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास प्रोडिक्ट टेबल है। अब इस प्रोडक्ट टेबल में हमने दो तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। तो आपने जो वेरिएशन पढ़नी है किसी भी प्रॉपर्टी की, लाइक एटॉमिक रेडियस की, तो ये भी आप दोनों तरह पढ़ोगे। अलोंग द पीरियड्स का मतलब क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अलोंग द ग्रुप्स का मतलब क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर? नाउ एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब अलोंग द पीरियड्स बात कर रहे हैं, इन द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डोंट डिक्रीजिंग, कहता एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे कम होता रहता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा समझिए, बिकॉज अक्रॉस ए पीरियड द एटॉमिक नंबर दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, क्योंकि सेम होता है,
गोज ऑन इंक्रीजिंग। एटॉमिक जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होता है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स गेट एडेड इन द सेम शेल, और जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं वो सेम शेल के अंदर एंटर हो रहे हैं। देखना बेटा ध्यान से, पहले यहां पे हम किसी पीरियड को ले लेते हैं, सपोज थर्ड पीरियड की बात करते हैं। यस, थर्ड पीरियड के एलिमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं? फ्रॉम सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है, हम सोडियम से स्टार्ट कर रहे हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15। अब 11 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है। इसको मैं शेल की फॉर्म में बनाता हूं। दिस इज न्यूक्लियस विच कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल, and this one is third shell. एटॉमिक नंबर कितना? 11। तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 2 in the first shell, 8 in the second shell and 1 in the third shell. क्लियर? फिर मैग्नीशियम, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स जो मेंशन करोगे कैसे? 2, 8 and 2। थर्ड बनाते हैं एल्यूमिनियम के लिए। दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स हियर, 2, 8 and 3, 13 हो गए। क्लियर? फोर्थ सिलिकॉन के लिए, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ही कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को। 15 के लिए भी बना देता हूं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट अगर मैं करूं, देन 2, 8, 4 एंड 2, 8, 5। So this is the distribution of electrons. अब देखना बेटा जरा ध्यान से, एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। इसमें एटॉमिक नंबर 12 का मींस 12 प्रोटॉन्स, इसमें 13, इसमें 14 और इसमें 15। ठीक है, यहां मेंशन ही कर देते हैं हम अलग से। प्रोटॉन्स 11 एंड इलेक्ट्रॉन्स 11। प्रोटॉन्स 12, इलेक्ट्रॉन भी 12 हो। प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन भी 13। प्रोटॉन 14, इलेक्ट्रॉन भी 14 होंगे। प्रोटॉन्स 15 और इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे। समझना बेटा ध्यान से। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग। प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहे हैं, और किस में इंक्रीज हो रहे हैं? वैलेंस शेल में इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट आप देखो तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए। इस तरीके से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में इंक्रीज हो रहे हैं। बट आप एक चीज नोट कीजिए, जो साइज मैं इसमें बना रहा हूं वो साइज देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हो, देन साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा क्यों हुआ ये समझना है। लेफ्ट से जब आप राइट की तरफ मूव कर रहे हो, देन प्रोटॉन इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग, और जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं वो बेटा सेम शेल में इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब क्या है, यहां जो 11 प्रोटॉन्स हैं, दे आर अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट थर्ड शेल। उन्होंने थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है। अब यहां पे जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इसने भी थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। यहां जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इसने भी थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। यहां जो प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसने भी थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। मतलब शेल तो आपका सेम रह रहा है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इंक्रीज हो रहा है। इसलिए अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, और साइज धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है।
क्लियर? अब पढ़ना इसको क्या लिख रहा है, कह रहा है because across a period the atomic number, that is nuclear charge, it goes on increasing and electron added in the same shell, electron same shell. As a result, force of attraction between the outermost electron and a nucleus increases, that is why atomic radius decreases, इसलिए atomic decrease होता है. क्लियर? अब ये आपके पास सेकंड पीरियड है और ये न्यूक्लियर चार्ज है. देखो न्यूक्लियर मैंने की एग्जांपल दे दी यहाँ पे, मैंने थर्ड की ली थी, ये सेकंड की भी आ गई आपके पास. इसमें भी चार्ज आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता रहता है और जिसकी वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज होती रहेगी और साइज आपका डिक्रीज होगा. ठीक है, तो ये वेरिएशन थी हमारे पास एटॉमिक रेडियाई की अलोंग द पीरियड. आई होप ये सबको क्लियर होगी. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें सेकंड पीरियड की मैं बात करता हूं. सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स यहां लिखता हूं. लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन. मैंने आपको क्या बताया कि लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हो तो साइज डिक्रीज होता है. अगर साइज लेफ्ट टू राइट जाने से डिक्रीज होता है तो इसका मतलब सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए? अगर आप सेकंड पीरियड को देख रहे हो तो जितना आपने अभी तक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग साइज सबसे छोटा होना चाहिए किसका? नियोन. क्लियर? बट आपको क्वेश्चन देखो क्या दे दिया इसमें, ध्यान से सुनना बेटा सभी. वाई एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन. उल्टा हो गया देखो. जस्ट अभी तो हमने ये पढ़ा था कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो साइज छोटा होता है, तो नियोन का साइज तो छोटा होना चाहिए. बट क्वेश्चन ही आपको क्या दे रहा है? एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, एक्सप्लेन व्हाई. आपको ये तो पूछ ही नहीं रहा कि फ्लोरीन और नियोन में से साइज किसका छोटा है किसका बड़ा है. सीधा ही बोल दिया कि नियोन का साइज बड़ा होता है, इसका रीजन दीजिए. अब ये इसके अंदर चेंज कैसे आई? ये इसने जो इसका सीक्वेंस था उसको अपोज क्यों किया नियोन ने, ये समझेंगे बेटा ध्यान से. फर्स्ट पॉइंट देखो इसमें क्या है. दिस इज बिकॉज नियोन इज फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन. नियोन की अगर आप कंफिग्रेशन लिखते हो दैट इज एटॉमिक नंबर 10, क्या बन जाएगा? 1s2 2s2 2p6. फुली फील्ड कंफिग्रेशन आई. फुली फील्ड कंफिग्रेशन की होने की वजह से hence there is inter electronic repulsion. इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं they feel repulsion. फुली फील्ड होने की वजह से रिपल्शन इसमें मैक्सिमम हो जाती है. that is why electron cloud expand and radius of neon becomes more than fluorine. तो नियोन का फ्लोरीन से ज्यादा होगा. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या दे रहा है आपको? moreover inert gas do not make covalent bond. They express their radius as van der Waals radius. कहता इनर्ट जो गैसें होती है वो van der Waals रेडियस बनाती है, और हमने आज ही पढ़ा कि van der Waals रेडियस सबसे बड़ा होता है, कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है. That is why the radius of neon is greater than fluorine. तो दो रीजन आपके पास, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन and van der Waals radius formed by neon and other inert gases. That is why the size of neon is greater than fluorine. ठीक है. तो ये इसमें केस अलग होता है. आई होप ये आपको इसमें क्लियर हो गया हो. ठीक है. ये बताइए बेटा, इसमें किसी को डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते. हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा इसके अंदर. वाई साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लार्जर देन नाइट्रोजन एटम. अब अगेन नाइट्रोजन पहले आता है और ऑक्सीजन बाद में आता है. दिस इज टॉपिक नंबर 7, दिस इज टॉपिक नंबर 8. तो कह रहा है ऑक्सीजन का भी साइज बड़ा होता है. ये भी एक्सेप्शन केस आ गई. ये क्यों होता है? देखिए दोनों की आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी. ठीक है. नो डाउट दैट इन ऑक्सीजन न्यूक्लियर चार्ज इज हाई. न्यूक्लियर चार्ज तो ऑक्सीजन में हाई है, बट ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस व्हिच डोमिनेट न्यूक्लियर चार्ज. इसमें भी बच्चे क्या होगा, ये हाफ फील्ड होने की वजह से, हाफ फील्ड है नाइट्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर क्या आ जाता है, इसमें ऑक्सीजन के अंदर भी रिपल्शन वाला जो केस है वो डोमिनेट कर जाए. रिपल्शन
डोमिनेट इन ऑक्सीजन, रिपल्शन डोमिनेट करने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में रिपल्शन का इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन जो एटम है उसका साइज भी बड़ा हो जाता है, किससे? नाइट्रोजन। क्लियर? हेंस द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेस। तो ये दो केसेस हैं आपने जो याद रखने हैं, बस यही दो केस आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसी के ऊपर आपके एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएशन थी साइज की अलोंग दी पीरियड्स। इसमें किसी को डाउट है बच्चे पूछ सकते हो। यही बच्चे हमारा आज का लेक्चर था। अब जो हमारे पास वेरिएशन है अलोंग दी ग्रुप्स, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे।